हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस बार पटवार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये पटवार का एग्ज़ाम कितना महत्व रखता है। क्योंकि 2016 के बाद अब फाइनली 2021 के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म को भरे हुए 2 साल हो चुके हैं और अब फाइनली डेट आई है 23 और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम तय है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल आप 5 से 6 दिन बच चुके हैं। और आपके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं 2016 के पटवारी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठे और मेरे साथ सॉल्व करें और अपने आप को चेक भी करें क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो चले शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो चुका है। तो पेपर का पूर्णांक क्या था। हमसे यह क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का मतलब है कि पास होने के लिए उसे 36% लाने थे, लेकिन वो कितने लेके आया 24। तो देखो, मान लो 100% का पेपर है, पास होने के लिए 36% चाहिए थे, लेकिन उसके कितने आए 24%। तो वो क्या हुआ, फेल हो गया। कितने प्रतिशत कम नंबर आए उसके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 12% नंबर कम आए। 12% नंबर कम आए हैं और यहाँ पे नंबर दे कितने रहे हैं 9 अंकों से। कितने अंक दे रखे हैं 9 अंकों से। इसका मतलब 12% का मान 9 है। मुझे पूछा है टोटल पेपर कितने पूर्णांक का था। हमने कितना माना है 100 माना है। 100 का मान निकालना है। 12% का मान 9 है, 100 का निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1% का निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा 9/12। यहाँ से 1% का निकालूंगा तो 9/12 और 100% का निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा 9/12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है यहाँ तक। अब जो वैल्यू कट रही है हम उसको काट देते हैं। 3 से काटा तो 3 बार, नीचे आया 4। इस 4 को 100 से काटूंगा तो 25 बार, और इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 75। यही हमारा आंसर है। यानी वो टोटल पूर्णांक है 75 थे उस क्वेश्चन। उसके कितने पूर्णांक थे 75। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 75। ठीक है यहाँ तक 75 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या क्या थी, यह पूछा है। यहाँ बता रखा है कि हर साल है गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। 5% का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको रेशियो में बनाऊँ तो 1/20 होता है। 5% का कैसे निकालेंगे, 5/100। इसको काटूंगा तो ऊपर आया 1, नीचे आया 20, तो 1/20 होता है रेशियो में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले और बाद का मैं रेशियो बता सकता हूँ। यहाँ पे 5% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले अगर 20 थी तो वृद्धि 1 की हुई, बाद में कितना हो गया 21। या तो 1 साल का हुआ है। यहाँ पे 2 साल का दे रखा है तो 2 साल के लिए मैं 2 बार लिखूंगा इसको। टोटल देखता हूँ तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, पहले तो हुआ 400। पहले 400 थी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में कितनी हो गई 441। यह वृद्धि होने के बाद की है 441। ठीक है, 441 यानी पहले 400 थी तो 2 साल के बाद 441 हो जानी चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और 2 साल पहले की पूछी है। यानी हमें यह मान तो दे रखा है, पुराने वाला पूछा है वृद्धि से पहले का मान। 441 का मान 1,76,400 है। इसका मतलब क्या है, 441 है, इसका मान कितना है 1,76,400। यह मान दे रखा है। अगर मैं 1 का मान निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा, 1,76,400 डिवाइड बाई 441। 1 का मान ऐसे आ जाएगा। 1 का मान अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये 441 है, इसको मैं अगर 4 से काटूं, ऊपर वाली संख्या से 4 से काटूं तो ये पूरा पूरा कट रहा है। नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऊपर वाली संख्या ही आ रही है। तो ये कितनी बार कटा, 400 बार।
2 जीरो तो ऊपर शेष बच गए और ये इसको 4 से काटेगा तो 400 आ गया। ये एक का मान आया है, मुझे तो 400 का मान निकालना था। तो 400 का मान कैसे निकलेगा? 400 मल्टीप्लाई 400। इस 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 और ये 4 जीरो और आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 जीरो। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 1,60,000 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 1,60,000 हमारा आंसर है। यानी ये हमारे 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000 थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा ऑप्शन था। चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। जब भी आपको 2 बार बेचने के लिए कहा जाए कि 1% हानि हुई, दूसरी प्रतिशत लाभ होगा, या फिर 1% एक बार लाभ हुआ, दूसरी बार भी लाभ होगा, ऐसे आपको 2 बार बेचना कहा जाए तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे? सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको रेशियो से करना। कैसे? पहले उसको 10% की हानि पे बेचा गया था। 10% की हानि पे बेचा गया था मतलब उसको 90 रुपये में बेचा गया था। अगर मैं 100 मान के चलूँ तो 10% हानि मतलब 90, मतलब 10 में कम बेचा है, 90 में। अब उसको बेचना कितने में? 15% लाभ पे, मतलब उसको अब 115 रुपये में बेचना है। अगर 100 रुपये की चीज़ मान के चलूँ तो पहले तो उसने 90 रुपये में बेचा था, तब उसको हानि हुई। अब उसको 115 रुपये में बेचना है, तब उसको 15% लाभ होगा। यही दे रखा है, हमें 115 का मान निकालना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये 1440 क्या है? यह पहली बार बेचने पर जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो है, मतलब ये 90 का मान है। 90 का मान कितना दे रखा है हमें? 1440। यहाँ तक कोई दिक्कत? 90 का मान 1440 है। एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान निकालूंगा मैं तो 1440 बट्टे में 90 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0, 9 को 144 में दूंगा तो मैं 16 बार आएगा। ये एक का मान आ चुका है। मुझे किसका मान निकालना है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, मतलब मुझे 115 का मान निकालना है। तो कैसे करूँगा? 115 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो 16 आया है एक का मान, इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 16 को 5 से किया 80, लिखा 0, कैरी आया 8। 16 को 1 से किया 16 और 8 कितना हो गया? 24, ये 24, कैरी आया 2। और 16 को 1 से किया 16 और 2 कैरी वाले कितने हो गए? 18। तो 1840 हो गए। मतलब उसको 15% लाभ पे बेचना है तो आपको 1840 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1840। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी? यह पूछा है। इसका मतलब क्या कह रखा है कि मान लो एक नल ए था, वो इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता था? 16 घंटे में। अब उस तली मतलब उसके जो टंकी है उसके तल में छेद हो गया जिसके कारण उसे 24 घंटे में भर पा रहा है। मतलब ए तो अकेला 16 में भर रहा था, लेकिन ए नल और जो तल है, जो छेद है, उसके कारण उसको कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे लग रहा है। 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है। 8 घंटे ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो नल तो भर रहा है और छेद में से पानी निकल रहा है, इसलिए 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है। हमें पूछा है कि वो नल जो छेद है वो अकेला उस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए का मान 16 दे रखा है और ए और बी का मान 24 दे रखा है। सबसे पहले इनका क्या करो? एलसीएम ले लो। एलसीएम 16 और 24 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो आएगा 48। सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। ये जो एलसीएम निकल के आता है इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि हमारा जो कुल काम है जो हमें करना है वो 48 है। टोटल वर्क है ये, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? इनकी अब अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी एक दिन में ए कितना काम करेगा और एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम करेगा। अगर मैं ए का निकालनी है एफिशिएंसी, तो जो टोटल वर्क है 48 आया है, इसमें ए के दिनों का भाग दे दूंगा
तो 16 का 48 में भाग दूंगा तो कितना आया 3, और इसी प्रकार 24 का 48 में भाग दूंगा तो कितना आया 2। ये इफिशियंसी आ गई है, ए की इफिशियंसी 3 है और ए और बी की इफिशियंसी 2 है। यानी ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। अब एक बात बताओ, ए की 3 है और ए और बी की 2 है, तो बी की कितनी रही होगी? बी तो खाली करने वाला नल था, बी की तो नेगेटिव रही होगी, नकारात्मक रही होगी, तो बी का मान 1 रहा होगा। तभी तो ए का अकेले का 3 था और बी 1 कम होगा, तभी तो दोनों का 2 आया है। इसको कम घंटे लग रहे, ठीक है, ए को कम घंटे लग रहे थे, दोनों को ज़्यादा घंटे लग रहे थे, मतलब बी निकाल रहा था पानी, इसलिए उसका 1 आ गया। अब पूछा क्या है कि बी अकेला, मतलब जो छेद है, ये बी का मतलब छेद है, वह कितने घंटे में खाली कर देगा। टोटल टंकी का काम कितना है 48, बी अकेले की क्षमता कितनी है 1, 1 से अगर वो खाली करेगा तो उसको 48 घंटे ही लगेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 48। जिस ऑप्शन में 48 आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा 48, यानी अकेला जो छेद है भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर देगा, ये हमारा आंसर है। तो चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। यानी क्या क्या कहा है कि वार्षिक दर दे दी हमें 10%, टाइम दे दिया 2 साल, और ये दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका सबसे बढ़िया होता है रेशियो से। देखो 10% ब्याज की दर है, 10% का मैं जब रेशियो बनाऊंगा तो 10% का रेशियो क्या आता है 1/10, यही आएगा। यानी पहले मूलधन मेरा 10 था, पहले मूलधन 10 था, अब इसमें एक ब्याज जुड़ जाएगा, जो ऊपर होता है वो ब्याज होता है। अब यहाँ पे बड़ा है तो ब्याज 1 बढ़ेगा, तो मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा 11। मैं अगर इनका रेशियो बनाऊं तो पहले 10 था, इसमें 1 ऐड हुआ तो 11। ऐसे ये 2 साल के लिए हुआ है, ये तो 1 साल का ही है, 2 साल के लिए हुआ तो मैं 2 साल का निकालूंगा, 2 बार करूंगा। या फिर आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए निकालना हो तो इसका क्यूब कर दो, मतलब 3 बार लिख दो। यहाँ इसको और इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 100, और इसको करूंगा तो 121, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 साल का पूछे तो 2 बार करना है, 3 बार पूछे, 3 साल का पूछे तो 3 बार करना है। यह तो मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन था, मतलब पहले मेरा मूलधन 100 रुपये था, अब ब्याज को जोड़ के वो कितना हो गया 121 हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे कितना ब्याज बढ़ा है, 21 रुपये ब्याज बढ़ा है। कितना ब्याज बढ़ा है 21 रुपये। इस 21 का मान हमें कितना दे रखा है, ब्याज का मान कितना दे रखा है 420। 21 का मान 420 है, एक का मान कितना आ जाएगा 420/21, 420/21, ये एक का मान आ गया। हमारा मूलधन कितना है 100, तो 100 का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, इनसे 100 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा मैं, तो वही हमारा मूलधन आ जाएगा वो हमारा। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 21 को 42 से काटूंगा तो 2 बार, और 3 जीरो है तो 2000। यह तो हमारा मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया 2000, हमने पहले मूलधन निकाला है इसका, तो मूलधन कितना आ गया 2000। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जो पी आया है हमारा मूलधन आया है वो 2000 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसी धन पर, धन कौन सा है 2000, इसी दर पर, दर क्या है 10%, दर क्या है 10%। 3 वर्ष का टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज ज्ञात करने का आपको सूत्र याद होगा। सरल ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बट्टे 100। ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब होता है हमारा मूलधन, आर का मतलब ब्याज की दर, और टी का मतलब टाइम। हमें एस आई का मान निकालना है। पी का मान हमें 2000 दे रखा है जो हमने निकाला है, आर का मान 10% है, टी का मान कितना है 3 वर्ष है, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले हम उसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कोई कट नहीं रहा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो बच गई तो 2 जीरो मैंने और लिख दी।
ये क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया, सरल ब्याज आ गया जो हमें निकालना था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 600 रुपये। ये हमारा ब्याज आ गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला? मूलधन निकाला। मूलधन निकालने के बाद हमने क्या निकाल दिया? ब्याज निकाल दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान बताओ। क्या कहा क्या है? जैसा कहा गया है हम वैसे वैसे करते हैं। मान लिया हमने संख्या ए है, क्या है? ए है। अब पहली कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि संख्या के घन, घन का मतलब होता है एक का क्यूब। किसी संख्या के घन और वर्ग, वर्ग का मतलब होता है एक का स्क्वायर। घन और वर्गों के मान का अंतर कितना दे रखा है? 100। यह हमें पहली इक्वेशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या दी है? उसके वर्ग और संख्या का अंतर। इसका मतलब क्या है? उसके वर्ग और संख्या का अंतर कितना दे रखा है? 20। ये 20 दे रखा है। यह दूसरी कंडीशन दे रखी है। और हमें निकालना क्या है? एक का मान निकालना है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो ध्यान से देखो, अगर आप पहली इक्वेशन को देखो तो वहाँ पे मैं अगर ए को कॉमन ले लेता हूँ, ए बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ए स्क्वायर और माइनस और ये ए, यही बचेगा और बराबर 100 है। क्या ये सही है कि नहीं है? मैंने ए ऊपर वाले से ए कॉमन ले लिया, तो ए क्यूब था पहले तो ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर था तो ए बचा और बराबर 100। अब ध्यान से देखो, इसका मान हमें कितना दे रखा है? 20। क्या मैं इसकी जगह 20 रख सकता हूँ? अगर मैं इसकी जगह 20 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, ए मल्टीप्लाई 20 बराबर 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे तो केवल एक का मान निकालना था। मतलब क्या करूँ मैं? 20 का 100 में डिवाइड कर दूँ, भाग दे दूँ। तो 20 से 100 से काटूंगा तो मैं 5 बार जाएगा, भाग दूंगा तो एक का मान क्या आ गया? 5। मतलब हमारी संख्या कितनी थी? 5 थी। हमें संख्या ही निकालनी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 5। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग बताओ। अब ध्यान से सुनना, जब भी हम धारा के विरुद्ध गति करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो कम हो जाती है। और जब हम धारा की दिशा में गति करते हैं, धारा की दिशा में प्रवाह करते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि जो धारा है, अगर हम धारा के विरुद्ध गति कर रहे हैं तो धारा हमें रोकने का प्रयास करती है, और हम जब धारा की दिशा में गति करते हैं तो धारा हमें धकेलती है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो पहली लाइन क्या दे रखी है कि एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला जो आपने स्कूल टाइम से बहुत बार सीखा होगा, वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यह फॉर्मूला आपको याद होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। पहले वाले में देखो, दूरी दे रखी है हमें 12 किलोमीटर, चाल और समय कितना दे रखा है? 5 घंटे। तो चाल है, ये धारा के विरुद्ध है, तो चाल क्या हो जाएगी मेरी? अगर मैं नाविक की चाल को x मानूं और जो धारा की चाल को y मानूं, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। दूरी हमारी कितनी है? 12 और टाइम कितना है? 5। इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो 5 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार आएगा? 2.4। ठीक है, ये पहली लाइन आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे क्या बोल रहा है? उसी समय में, मतलब टाइम तो 5 घंटे ही है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब धारा की दिशा में अगर मैं निकालूं तो x प्लस वाई बराबर कितनी दूरी? 22। टाइम कितना? 5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 का 22 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.4। 4.4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है धारा का वेग। धारा का वेग हमने y माना है, तो y का मान निकालना है। तो क्या करें? इन दोनों को सोल्व करके ये इसका मान निकाल सकते हैं। इनका सोल्व करने का तरीका आपको आता होगा, और एक तरीका मैं बता देता हूँ। अगर हमें x का मान निकालना हो, अगर हमें 2 बार दे दे, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई दे दे, और हमें x का मान निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे, तो हमारा x का मान आ जाएगा।
और हमें अगर y का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटाएंगे आपस में और 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए हमें तो y का मान चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4.4 माइनस 2.4 और 2 का भाग दे देंगे। 4.4 में से 2.4 घटाऊंगा तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो y का मान क्या आ गया, 1। मतलब ये y क्या था, हमने क्या माना है, धारा का वेग। धारा का वेग कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 4 वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या क्या है, आर है। त्रिज्या क्या है, आर है। ये सब की समान है, देखो आप चित्र में देख सकते हो। और ये चारों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रहे हैं। और ये बीच वाला क्षेत्र हमें निकालना है, बीच वाला एरिया निकालना है, छायांकित भाग। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो। अगर मैं, ये आर है, ठीक है, इनको और इनको इस तरीके से मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरा वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा ये आर और आर ऊपर कितनी हो गई, 2r। कितनी हो गई, 2r। इधर भी 2r, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, नीचे भी 2r हो जाएगी, और इधर भी 2r। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर। 2r हो गया, ठीक है। अब एक ध्यान से और देखना, ये जो है 4 इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, ये 4 बन रहे हैं। ये 4 क्या है, इन चारों को अगर मैं मिला दूं तो ये एक टोटल वृत्त बन जाएगा। कैसे, अगर मैं वृत्त को 4 भागों में बांटता हूँ तो ये इसी तरीके से होते हैं। ये चौथा हिस्सा, ये चौथे हिस्से तो है एक वृत्त के, इन चारों को मिलाऊं तो एक टोटल वृत्त बन जाता है, टोटल वृत्त, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, मैं छायांकित भाग का निकालना है तो क्या करें, इस वर्ग में से जो टोटल है ये वर्ग बना है, इसमें से ये जो 4 छोटे छोटे बने हैं एरिया, इनका कम कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये बीच वाला आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया हमें पता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा क्या है इसकी, 2r। तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, 4r स्क्वायर हो गया, क्योंकि भुजा कितनी है, 2r, और 2r का स्क्वायर करूंगा तो 2 का तो 4, r का स्क्वायर, माइनस क्या कम करना है हमें, इन 4 का एरिया कम करना है। 4 को बनाया तो मेरा वृत्त बना, और वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसका मान रख देता हूँ पाई, आर का मान आर ही है तो आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, यह तो 4r स्क्वायर था, बराबर पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये बराबर नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 22/7 r स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 4r स्क्वायर माइनस 22/7 r स्क्वायर। मैंने पाई का मान रख दिया 22/7। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे में अगर 1 मानूंगा तो इनका एलसीएम तो 7 ही आएगा। एलसीएम तो कितना आएगा, 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, 28 आर स्क्वायर माइनस 22 r स्क्वायर। 28 में से मैं 22 को कम करूंगा तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 6r स्क्वायर, 6r स्क्वायर ये बचेगा ऊपर, और नीचे क्या है, 7 ही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/7 r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 6/7 r स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। इस वर्ग के एरिया में से हमने क्या किया है, इस वृत्त का एरिया घटाया है और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया और उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य को सभी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। इसका मतलब क्या कहा गया है कि ये टाइम एंड वर्क का है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा, इसमें कहा गया है कि 8 मजदूर यदि 16 दिन में काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। 8 मजदूर 16 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इन 8 मजदूरों ने कितने दिन काम किया, 2 ही दिन काम किया। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 8 और मजदूर आ गए,
तो पहले कितने थे 8, अब 8 और आ गए तो कितने बन गए 16 मजदूर। इन 16 मजदूरों ने कितने दिन काम किया वो हमें निकालना है। कितने दिन काम किया इसने क्या बताया, आगे तो शेष कार्य को सभी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लिया हमने डी दिन में पूरा करेंगे, ये दे रखा है हमें। 8 मजदूर थे, वो 16 दिन में काम पूरा कर सकते थे, तो ये हमारा टोटल काम होता है। लेकिन इन्होंने किया क्या, 8 ने 2 ही दिन काम किया, उसके बाद 8 और आ गए तो 16 बन गए और ये डी दिन में काम करेंगे। ठीक है, हमें डी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका डी का मान, सोल्व कर लेते हैं। 8 को मैं जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 को 6 से किया तो 8 से किया नहीं 48, कैरी आया 4, 8 को 1 से किया तो 8 और 4 आगे 12, 128। इधर क्या हो जाएगा, 8 को 2 से करूंगा तो 16 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 डी। जब इस 16 को 128 में से कम करूंगा इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 128 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 112, और 112 का मान क्या है 16 डी के बराबर है। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे तो केवल डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 112 में 16 का भाग दे दूंगा। तो 112 में 16 का भाग दूंगा तो डी का मान कितना आ जाएगा, 16 का 112 में भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 16 7 112। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, डी का मान आ गया 7 दिन। हमें निकालना था डी का मान ही निकालना था, कितने दिन में शेष करते हैं तो वो 7 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में और सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी उनको 777 रुपये मिले। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है। देखो क्या दे रखा है, ए था वो कितने घंटे में कर सकता है 16 घंटे में, बी है वो कितने घंटे में कर सकता है 20 घंटे में, और जो सी है वो कितने घंटे में कर सकता है 24 घंटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो हमें दे रखा है। अब हुआ क्या कि इनको तीनों ने साथ मिलके काम किया और 777 रुपये मिले। अब आप एक बात बताओ, जो पैसे हैं वो किस हिसाब से बांटे जाएंगे, जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उनको मिलेंगे। ऐसा तो नहीं तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसको उतने हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। कैसे निकालेंगे कि कौन कितना काम कर रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका मैं निकालूंगा एलसीएम। इनका क्या निकालूंगा, एलसीएम। टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 240। 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 240। ये हमने एलसीएम निकाला है। इसी एलसीएम को मानते हैं हम टोटल काम, टोटल वर्क। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये तो टोटल वर्क आ गया। लेकिन अब इनकी इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, इनके दिनों का इस टोटल काम में भाग देते हैं। 16 का मैं जब 240 में डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये 16 को 240 में डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा मेरा 15 बार। 16 15, जब 16 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी 240 आता है। 20 का जब मैं इफ़िशियंसी निकालूंगा, इस बी की इफ़िशियंसी 20 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार। इसी प्रकार सी की निकालूंगा तो ये आ जाएगा 10 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। मैंने ए की इफ़िशियंसी 15 निकाली, बी की 12 निकाली और सी की 10 निकाली। इसका मतलब है ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है और सी एक दिन में कितने काम करता है 10। अब तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, देखो तो पैसे इनको अलग अलग ही मिलेंगे काम के हिसाब से, क्योंकि ए तो 15 काम कर रहा है, बी 12 कर रहा है और सी कितना कर रहा है 10। अगर मैं इनकी एक दिन की एक दिन का काम निकालूँ तो ये कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलके, एक दिन की तीनों मिलके निकालूँ तो कितना काम करेंगे, 15 और 12 27, 27 और 10 कितने हो गए 37। एक दिन में तो ये 37 काम कर रहे हैं और टोटल काम का पैसा कितना मिल रहा है 777। इसका मतलब 37 का मान है वो 777 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 37 का मान 777 है। हमें पूछा क्या था बी का हिस्सा, बी ने कितना काम किया 12, मतलब हमें 12 का मान निकालना है। 37 का मान 777 है, 12 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मैं 1 का मान निकालूंगा तो कैसे आएगा 777 बट्टे 37, और 12 का निकालना तो मैं क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे 1 का निकालना होता तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करता, सी का निकालना होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन हमें पूछा क्या है बी का, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हमें क्या करना है, इसको 37 को 777 में भाग देना है, काटना है। तो कैसे काटेंगे, 37 का 77 में दिया एक बार, फिर बच गया 4, 37 दूनी 74 होते हैं, तो फिर कितना बच गया, 3 शेष बच गया, 3 और 7 फिर 37 बन गए। फिर 37 में मैं 37 का दूंगा तो एक बार जाएगा, तो पहले 2 और फिर 21 बार गया है मेरा, क्योंकि पहले 2 बार गया, 37 दूनी 74, तो 2 और फिर 3 शेष बचा, 3 और 7 37 बना, तो एक बार गया 21। इस 21 को 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, फिर कैरी आया 1, 12 को 2 से किया 24 और एक कैरी वाला 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा 252। 252, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 252। यानी बी को 777 में से 252 रुपये मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक जिसका पूछा है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं, फिर इफिशियंसी निकालते हैं और इफिशियंसी के हिसाब से इनको पैसे बांट देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक वृत्त दे रखा है, ये बाहर वाला एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या बना है, एक वृत्त बना है जो इसको चारों भुजाओं को टच कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान से देखना। यहाँ की त्रिज्या ये 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर की त्रिज्या दे रखी है। जब मैं, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी तो ऊपर वाली त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर मैं इन त्रिज्याओं को मिला देता हूँ तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा एक छोटा वर्ग बन गया। क्या बन गया, छोटा वर्ग, जिसकी भुजा क्या है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक और इधर भी एक, क्योंकि चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। ये एक वर्ग बन गया। और ये क्या बन गया मेरा, ये एक वृत्त का चौथा भाग बन गया। जो ये वृत्त होता है इसका जो चौथा भाग होता है, ये जो चौथा भाग ही तो है। अगर मैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये 4 है, मतलब पूरे टोटल वृत्त का क्या हो गया, चौथा भाग, चौथा हिस्सा। ये चौथा हिस्सा को अगर मैं कम कर दूं तो मेरा ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा ना। इस पूरे में से मैं इस चौथे भाग को, जो नीचे वाला है, इसको कम कर दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, हमें तो ऊपर वाला ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक। इसमें से मुझे क्या कम करना है, वृत्त के चौथे भाग को। वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने पाई आर स्क्वायर रखा। यह तो केवल पूरे वृत्त का निकाले तब होता है, मुझे इसका चौथा हिस्सा चाहिए, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 1 माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो आर का मान हमें कितना दे रखा है, 1 मीटर। आर का मान कितना है, 1, तो मैं मान रख देता हूँ। तो ये तो 1 माइनस पाई, ठीक है यहाँ तक। और आर का मान 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और डिवाइड बाई 4 है, तो 1 माइनस पाई बाई 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 माइनस पाई बाई 4 वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4 ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बट्टा 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर हम क्यूब करने लगे, जैसा बोला है इस प्रकार से अगर सॉल्व करने लगे, तो हम केवल सॉल्व ही करते रह जाएंगे, हमारा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा और हम एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे। अगर हम इसका पहले 2.3 का क्यूब निकालेंगे और नीचे 2.3 का स्क्वायर निकाले और फिर इनको जोड़ बाकी करते रहे, तो हम यही करते रह जाएंगे। तो फिर इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो ऊपर क्या बन रहा है। अगर मैं ए का मान 2.3 रखूँ, 2.3 है, इसकी जगह मैं ए रख दूँ, ठीक है, और जो 0.3 है इसकी जगह मैं बी रख दूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही बन रहा है।
और नीचे क्या बन रहा है 2.3 का स्क्वायर, 2.3 को मैंने ए माना है तो ए स्क्वायर माइनस 0.69, 0.69 कैसे आया, मैं 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ए को बी से गुणा करूंगा तो मेरा 0.69 ही आएगा। 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा मेरा 0.69, इसका मतलब ये ए बी है, ठीक है। और प्लस 0.3 का स्क्वायर, मतलब 0.3 को मैंने बी माना है तो बी स्क्वायर, ये बन रहा है। ऊपर तो बन रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे बन रहा है ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बन रहा है। अब ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। और नीचे क्या है, नीचे है ये बन ही रहा है ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ये बन रहा है। ऊपर का फॉर्मूला ये होता है नीचे, और ये बन ही रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये एक जैसा है तो इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो केवल क्या बच गया ए प्लस बी, क्या बच गया ए प्लस बी, इतना ही बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी ही बचेगा, तो हमें आंसर ए प्लस बी का ही निकालना है, ठीक है। ए का मान कितना माना मैंने 2.3 और बी का मान कितना है 0.3, इनको जोड़ देते हैं 2.3 प्लस 0.3 तो कितना आ जाएगा 2.6, ये हमारा आंसर है। ए प्लस बी का मान निकालना था 2.6, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 2.6। ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऐसी ही वैल्यू देगा जो कट जाए। अगर क्यूब के मान है, अगर ऊपर क्या है क्यूब है, क्यूब के अंदर पूछा गया है, ऊपर प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, और अगर माइनस है तो माइनस कर देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो ऐसी ही वैल्यू देगा जो कटनी है। अगर क्यूब हो तो क्या करना, आपको डायरेक्ट कर देना ए प्लस बी कर देना, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस। लेकिन अगर स्क्वायर हो या 4 हो क्यूब तो आप ऐसा डायरेक्ट मत कर देना, वो उनका अलग फॉर्मूला होता है। क्यूब के लिए स्पेशल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप डायरेक्ट कर सकते हो जो आपको दिया गया। प्लस दिया तो प्लस कर देना, माइनस दिया तो माइनस कर देना, क्योंकि ये कटने वाले ही वैल्यू देगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो आप आसानी से कर लोगे, वरना तो आप फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। हमें क्या कहा है कि कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या है वो बतानी है जिसमें 15, 18 और 27 और 35 का भाग दूं, मतलब 15 का भी दूं, 18 का भी दूं, 27 का भी दूं और 35 का भी दूं, हर बार मेरा 9 शेष बचे, हर बार क्या बचे 9 शेष। ऐसे क्वेश्चनों को सरल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से करना। कैसे, 9 शेष क्यों बच रहा है, अगर 9 शेष ना बचे मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर 9 शेष ना बचे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, हर ऑप्शन से 9 को कम कर देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में 9 को कम किया तो ये कितना आ जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में 9 को कम करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1, 9, 0, 1, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में मैं 9 को कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, 1, 8, 1। तीसरे ऑप्शन में मैं 9 को कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, 8, 8, 1। और चौथे ऑप्शन में से मैं 9 को कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, 8, 9, 0, यही बचेगा। मैंने 9 को कम कर दिया, इसका मतलब ये जो 4 आए हैं इनमें सब में क्या करना चाहिए, इन सब का भाग जाना चाहिए, 15, 18, 27, 35, जिसमें भी भाग जा रहा है इन सब का वही हमारा आंसर है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 15 है और 35 है, 15 भी है और 35 है, इनमें 5 है, अगर मैं देखूँ तो 5 है, 5 और 3 है, 15 में 5 और 3 तो 5 है। अब ध्यान से देखना 5 का भाग किस में जाता है, 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसका जो अंतिम अक्षर है वो या तो 0 हो या 5 हो, इन्हीं में ही 5 का भाग जाता है, जैसे 10, 15, 20 इन्हीं में जा रहा है। क्यों, क्योंकि इनके या तो 0 है लास्ट में या फिर 5 है, इनके अलावा किसी में 5 का भाग नहीं जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बात तो समझ में आई होगी कि अगर मैं 5 से काटूंगा
तो जिसके भी लास्ट में 0 होगा या 5 होगा उसी में 5 का भाग जाएगा, तो 15 का भाग भी उसी में ही जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है मेरा? इसका तो लास्ट में 1 है, इसमें तो कभी 15 का भाग नहीं जाएगा। इसमें भी 15 का नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट का 1 है। इसमें भी 15 का नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट का 1 है। इसमें 15 का जा सकता है क्योंकि इसका लास्ट का 0 है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1899 ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह पूछा है। यानी क्या कहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देते हैं। 50% का अगर मैं रेशियो में बनाऊं तो 50% का मतलब क्या होता है, 5 को इससे काटूंगा तो 1/2। ठीक है, ये होता है 50% का। इसका मतलब क्या है कि पहले भुजा, या मैं इनका रेशियो बना रहा हूँ पहले और बाद में, पहले और बाद में। अगर पहले 2 थी, अब क्या हुआ, वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की, 1 की, मतलब अब 3 बन गई। पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 3। ये 50% की वृद्धि कर दी मैंने। प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी। ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी। पहले 2 थी, अब 3 हो गई। तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मैं स्क्वायर कर दूं तो वही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसकी भुजा पहले 2 थी, अब 3 हो गई। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 2 वाले का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 4, और इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा, 9। 3 का जो वर्ग 9 होता है और 2 का 4 होता है। तो ये मेरा क्षेत्रफल आ गया। यानी पहले क्षेत्रफल 4 था, अब क्षेत्रफल कितना आ गया, 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, 5 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में निकालना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 5 की हुई है। लेकिन किस से, 4 से। पहले 4 था और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। 5 की वृद्धि हुई है किस से, 4 से। पहले 4 था तो 4 का भाग देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको मैं काटूंगा तो 100 में जब 4 का भाग दूंगा तो ये 25 बार जाएगा, और 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 125। 25 पंजू 125, यानी 125% की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 125%। यही हमसे पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 125% की वृद्धि हुई है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। उनके सिर की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है। तो उसके पास कितनी गाय हैं, यह पूछा है हमें। इसमें क्या कह रहा है कि हरि के पास कुछ तो गाय है और कुछ मुर्गे हैं। अगर मैं इनके सिर गिनूं, सिर को काउंट करूं तो सिर कितने हैं, 48। और अगर इनके पैर को गिनूं तो पैर कितने हैं, पैर है इनके 140। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो दे ही रखा है हमें। हमें पूछा उसके पास कितनी गाय हैं। अब एक बात बताओ, टोटल जानवर कितने हैं? आप बता सकते हो टोटल कितने जानवर है? टोटल जानवर है 48, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। किसी जानवर के 2 सिर तो होते नहीं है, एक सिर ही होता है। इसका मतलब सिर सिर की संख्या 48 है। इसका मतलब जानवर भी कितने हैं, 48 है। गाय और मुर्गे दोनों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, और पैर 140 है। पैर 140 क्यों है? सिर तो 48 है, पैर 140 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबके पैर अलग अलग होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो मैं देखो किस प्रकार से करूँगा। यह गाय लिखी मैंने, ये गाय है। ठीक है, और यहाँ पे लिखी मैंने मुर्गे। क्या लिखा, मुर्गे। गाय और मुर्गे दो ही तो जानवर है। ठीक है, एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4। अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे जानवर मेरे गाय हैं, सारे के सारे जितने भी 48 जानवर है वो सारे क्या है, गाय हैं, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? एक गाय के 4 पैर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 48 के 48 ही जानवर मेरी गाय हैं तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? मैं 4 को 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 को 4 से किया 32, कैरी आया 3, 4 को 4 से किया 16 और 3 19, 192। 192 क्या आ गए मेरे कुल पैर आ गए। अगर मेरी सारी गाय होती, यह आ गया मेरा 192। तो गाय के पैर कितने आ गए, 192। ठीक है यहाँ तक।
उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने पेड़ निकाला। अगर मेरी सारी की सारी मुर्गी होती, 48 के 48 जानवर मेरे मुर्गे होते, तो इनके कितने पैर हो जाते? मुर्गी के 2 पैर होते हैं। 48 जानवर अगर मुर्गे होते तो इनके कितने पैर हो जाते? 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16, और कैरियर 1, 2 को 4 से किया तो 8 और 1 9, 96 ही पैर होते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर गाय होते तो कुल पैर कितने होते? 192। मुर्गे होते तो 96। लेकिन हमें टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 140। ये हमें टोटल पैर दे रखे हैं दोनों के मिला के 140। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? गाय के पैर इतने होते, मुर्गे के इतने होते, दोनों के मिला के कितने हो रहे हैं? 140। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, और हम गाय और मुर्गे की संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो देखो 192 से मैं जब 140 को घटाऊंगा तो कितनी बार घटेगा, कितना आएगा? 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 बचा। और 140 में से मैं 96 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 140 को मैं 96 से घटाऊंगा तो ये बचेगा 44। ये मेरा रेशियो आ गया गाय और मुर्गी का। ये और कट रहे हैं तो मैं इनको और काट देता हूँ। 4 से काटूंगा तो मैं इधर तो बचेगा 11 और इधर बचेगा 13। 13 चौक 52, 11 चौक 44। ये मेरा क्या आ गया? रेशियो आ गया। मतलब 11 गाय और 13 मुर्गे, ये रेशियो आ गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरा? 24। 11 और 13 को जोड़ता हूँ तो 24। क्या 24 जानवर थे क्या हमारे? यहाँ तो 24 बता रहा है। क्या 24 जानवर थे क्या? जानवर कितने थे? 48। इसका मतलब 24 का मान 48 है। एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 2। 24 का मान 48 है, मतलब ये 2 गुना है। हमें पूछा क्या था? गाय पूछी है। गाय कितनी है? 11। तो 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 22। यानी हमारी गाय कितनी है? 22। और मुर्गी पूछते तो 13 का दुगना कितना हो जाता? 26। 13 दूनी 26। अगर गाय पूछिए तो 22 आंसर है, मुर्गी पूछते तो 26 आंसर है। ऐसे हम निकालेंगे। तो अब देख लो, इन दोनों को जोड़ो, क्या 48 हो रहा है क्या? 26 और 22 को जोड़ते हैं तो 48 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो गया? 22। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मेरा। गाय क्या है? 22 है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये पहले वाले क्वेश्चन का जैसा ही आ गया जो हमने एक पहले किया था कि 0.4 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब बट्टा 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, ये आ गया। पहले वाला क्वेश्चन ये आ गया। मैंने एक बताया था आपको फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका? जब भी ऐसा फॉर्मूला आए आपको पता, डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए कैसे साइन होता है और कैसे फॉर्मूला आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ऊपर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब मैं अगर ए की जगह क्या मानूँ? 0.4, 0.4 की जगह में ए मानूँ, और बी किसकी जगह मानूँ? 0.6। तो यही बन रहा है ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और नीचे क्या बन रहा है? नीचे क्या बन रहा है? देखो, ए स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस 0.4 मतलब ए, मल्टीप्लाई 0.6 मतलब बी, प्लस 0.6 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। नीचे यही बन रहा है, यहाँ पे नीचे यही बन रहा है। ऊपर ये बन रहा है, नीचे ये बन रहा है। तो ध्यान से देखो, ये और ये एक जैसा है तो ये कट नहीं जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर क्या बचा? केवल ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो आपको करना क्या? डायरेक्ट इनको जोड़ देना है। तो 6 को 4 से जोड़ूंगा तो 10, लेकिन एक पॉइंट भी है तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? केवल एक ही उत्तर आएगा। एक पॉइंट हट जाएगा, 0 वाला तो उधर हट ही जाएगा, तो केवल एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। 2 में 1 है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री कोण बना रहा है तथा साइन थीटा का मान 12/13 है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। देखो क्या कहना चाहता है ये, मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है। ये बोल रहा है कि ये वायुयान है। ठीक है, ये वायुयान है, यहाँ पे हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से
ऐसे दूरी दे रखी है, सीधी दूरी कितनी 1170, ठीक है 1170 दे रखी है। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से मैं मिला दूं इसको, ये मेरा थीटा दे रखा है इनको, यहाँ पे क्या दे रखा है वह पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा था, ये मेरा थीटा डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे मेरा हवाई था जो वायुयान था, यहाँ पे मेरा एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी है, और ये ऐसे थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और इसकी सीधी दूरी कितनी दे रखी है 1170। 36 दूरी निकालनी है, 36 दूरी निकालनी है, इसका मतलब ये दूरी निकालनी है, जो ये दूरी है, ये दूरी ऊपर वाली और नीचे वाली एक जैसी है, तो ये दूरी निकालनी है मुझे। कैसे निकालेंगे, हमें और क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13, ठीक है ये दे रखा है। अब थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, यही होता है साइन थीटा का मान। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो यानी ये लंब है, ये मेरी बड़ी वाली भुजा कर्ण है, तो नीचे वाली भुजा क्या आ जाएगा मेरी आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है। लंब का मान मुझे कितना दे रखा है 12, मतलब लंब का मान कितना है 12, और कर्ण का मान कितना है 13, मतलब कर्ण का मान कितना दे रखा है 13। अगर लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है, तो आधार कैसे निकालेंगे। आधार आपको निकालना आता होगा किस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। लंब हमें 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, प्लस आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 169। जब मैं ए स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये 144 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25, और ए का मान निकालूंगा तो 25 का अंडर रूट कर दूंगा तो ए का मान कितना आ जाएगा 5, मतलब आधार मेरा कितना आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आधार का मान कितना आ गया 5। अब ध्यान से देखना, मुझे निकालना क्या है, इस आधार का मान ही निकालना था, आधार का मान, लेकिन ये तो हमने 13, 12 और 5 से निकाला है। एक्चुअली में क्या दे रखा है, 13 का मान कितना दे रखा है 1170, कर्ण का मान, कर्ण ही तो है ये, और इसका मान 1170 दे रखा था, हमें ये दूरी निकालनी थी। तो ध्यान से देखो, 13 का मान कितना है 1170, एक का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1170/13, और 5 का मान निकालना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 का मान 1170 था, एक का निकालूंगा तो 13 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 13 को मैं 117 में काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 13 निम्न 117, यानी 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 45, और 1 0 ये बचा हुआ तो ये 450, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ये दूरी है, ये दूरी कितनी आ गई 450 आ गई, ये दूरी जो पूछी थी इसने कितनी आ गई 450, ये दूरी 450 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मेरा 450, ठीक है। समझ में आया होगा आपको किस तरीके से करना है। हमें साइन थीटा का मान दे रखा था, लंब और कर्ण का मान दे रखा था, सबसे पहले हमने आधार का मान निकाला, फिर जो कर्ण का मान दे रखा था उसने कर्ण से हमने क्या किया, जो वैल्यू दे रखी थी उससे तुलना की, और तुलना करके हमने आधार का मान निकाल लिया, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याएं 5:7:9 के है अनुपात में, मतलब 3 संख्याएं हैं वो 5:7:9 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापत्य, लघुत्तम समापत्य का मतलब था एलसीएम, एलसीएम कितना है 1260 है, मतलब इनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 1260, ठीक है यहाँ तक ये तो दे रखा है। हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, यानी हमें 9 का मान बताना है, सबसे बड़ी संख्या 9 ही है, 9 का मान बताना है। अब करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को, देखो एलसीएम जब भी आपके पास अलग अलग वैल्यू हो और उनमें से कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, कोई भी वैल्यू किसी से कटे नहीं, तो इनका एलसीएम क्या होता है, इन संख्या का मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाता है। जैसे अगर मैं 3 और 4 इनका एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक दूसरे से कट नहीं रही, दोनों संख्या अलग अलग हैं, ना तो 3 4 से कट रही है, ना इनमें दोनों में कोई कॉमन है, तो इनका क्या आ गया 12 आ गया। अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 4,
अब इनका मल्टीप्लाई 8 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 2 का और 4 में कॉमन क्या है? 2 है, इसलिए एलसीएम क्या आ गया? मल्टीप्लाई नहीं आया, इनका एलसीएम 4 आया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, ये ऊपर वाली जो संख्या हमें दे रखी है 5:7:9, क्या इन तीनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तीनों संख्या क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 9, इनका तीनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाएगा। और इनका एलसीएम कितना दे रखा है हमें? 1260। ठीक है, यहाँ तक इन तीनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और एलसीएम का मान दे रखा है 1260। ये अनुपात में है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 5 और 7 और 9 को गुणा करने पे तो 1260 आते ही नहीं है। भाई ये अनुपात में है और इनके अनुपात में है, हमें तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तभी तो पूछा गया है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमें 9 का मान निकालना है, तो ध्यान से देखो, इस 9 का मान निकालूंगा तो मैं 9 को यहाँ से अकेला कर लेता हूँ। ये 1260 था यहाँ पे, ये 5 और 7, ये नीचे आ जाएगा 5 और 7। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले मैं 7 से काटूंगा ऊपर वाली संख्या को 1260 में, तो क्या आ जाएगा? 7 का मैं काटूंगा तो एक बार, फिर 5 और 6 56 बच गए, तो ये आ जाएगा 7 × 8 = 56, 180 बच गया। और नीचे क्या है? फिर भी 5 बचा है। 5 से और काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 36। 5 का 180 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? जिसका भी आंसर 36 है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या का मान आ गया 36, ये 36, यानी 9 की जगह 36 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? हमें संख्या दे रखी है 1, क्या दे रखी है? 1, 2, 4, 7, 11 और 16 संख्या दे रखी है। और पूछा क्या है? आगे वाली संख्या क्या होगी? हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, 11 दे रखा है और 16 दे रखा है। और ये आगे वाली संख्या बतानी है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। जब भी छोटी छोटी संख्या, देखो ये पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 7 हुई, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप में संख्या बढ़ रही है। जब भी थोड़े थोड़े गैप में संख्या बढ़े तो आपको हमेशा प्लस चेक करना है, क्या ये प्लस तो नहीं हो रही, क्या ये ऐड तो नहीं हो रहा कुछ ना कुछ। 1 से 2 हुई तो कितना ऐड हुआ? इसमें 1 ऐड हुआ है। 2 से 4 हुई तो कितना ऐड हुआ? इसमें 2 ऐड हुआ है। 4 से 7 हुई है तो कितना ऐड हुआ? 3। 7 से 11 हुई है, मतलब कितना ऐड हुआ? 4। 11 से 16 हुआ तो कितना ऐड हुआ है? 5। 11 में 5 जोड़ूंगा तो 16। तो आगे कितना ऐड होगा? आगे 6 ऐड होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 आगे 6 ऐड होना चाहिए। तो 16 में मैं 6 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 ही मेरी अगली संख्या कहलाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, जिसका भी आंसर 22 है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर इसके जैसा ही आ गया है। इस बार संख्या क्या दे रखी है? पहले दे रखी है 3, फिर 6, उसके बाद 18 और उसके बाद 72, और हमें अगली संख्या बतानी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? पहले 3 थी, फिर 3 हुई, फिर अचानक डबल हो गई 6 हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई 18 और फिर बहुत ज़्यादा हो गई 72। तो जो संख्या में अगर ज़्यादा का गैप हो, छोटा छोटा गैप हो, तो क्या करें? हम जोड़ का चेक कर लेते हैं। लेकिन जब भी संख्या अचानक से बड़ी होनी स्टार्ट हो जाए, अब देखो अगली संख्या 360, 364, 300 में आ गई, 200 में आ गई, तो बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब यह हमेशा या तो किसी का मल्टीप्लाई होगा, या फिर किसी का वर्ग होगा, या किसी का क्यूब होगा। तो हम चेक करते हैं ये क्या है, कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है। 3 से 3 बनी है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। 3 को 1 से करूँगा तो भी 3 आएगा। फिर 3 से 6 बनी है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 6 से 18 बनी है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। और 18 से 72 बनी है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। अब आगे की संख्या निकालूंगा तो वो किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से मल्टीप्लाई होगी। यानी हमें निकालनी है तो 72 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। जब मैं 72 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 को 2 से किया तो 10, कैरी आया 1, 7 पंजा 35 और एक कैरी वाला 36। ठीक है, 360 मेरा आंसर आ जाएगा, 360। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 360। आगे की संख्या क्या आएगी? यहाँ पे 360 आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन आए हैं सीरीज के, दोनों मैंने बता दिए किस प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
कि दो संख्या x और y के वर्गों का योग 85 है, उनका गुणनफल 42 है, x y से बड़ा है तो x माइनस वाई का मान बताओ। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है कि x और y के वर्गों का योग, मतलब x और y के वर्गों का योग कितना दे रखा है? 85। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और दूसरी लाइन क्या दे रखी है? ये तो हमारी पहली लाइन है। दूसरी लाइन क्या दे रखी है? उनका गुणनफल, मतलब x और y का मैं गुणा करूँ तो वो कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। और क्या दे रखा है? जो x है वो y से क्या है? बड़ा है। और निकालना क्या है? निकालना है इन दोनों का अंतर। यह हमसे पूछा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यह हमसे पूछा है। किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे? हमें x माइनस वाई का मान बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से करेंगे, और एक हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी कर देंगे। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। यह फॉर्मूला होता है। एक्स माइनस वाई स्क्वायर का क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या दे रखा है? 85। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 85, इन दो की जगह मैंने 85 रख दिया, माइनस एक्स वाई का मान मुझे कितना दे रखा है? 42। और 42 के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? 84। 85 में से 84 को कम करूंगा तो 1 आएगा। ये 1 किसका मान आया है? ये मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान आया है। मुझे तो केवल x माइनस वाई का मान चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? इसका अंडर रूट कर दूंगा। 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। यह तो था फॉर्मूले से करना। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करोगे। ये तो फॉर्मूले से था। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूले से कर लोगे। अब मैं डायरेक्ट भी आपको किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 85 दे रखा था, और एक्स और वाई का गुणा था वो 42 दे रखा था। एक्स वाई से बड़ा है और एक्स माइनस वाई का मान हमसे पूछा था। ठीक है। अब दो ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे 42 आए। कोई भी दो संख्या जिनको गुणा करने पे तो 42 आए, और उन दोनों संख्या का स्क्वायर करे तो 85 आए। तो देखो, मेरी संख्या या तो एक 7 हो और दूसरी 6 हो, या फिर एक संख्या हो मेरी 14 और दूसरी क्या हो 3। एक संख्या हो सकती है 42। पहले मैं 42 का चेक कर रहा हूँ। 7 को 6 से करूँ तो भी 42 आ रहा है, 14 को 3 से करूँ तो भी 42 आ रहा है, और 21 को 2 से करूँ तो भी 42 आ रहा है। ये मेरी संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। पहली केस तो ये तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं पहले केस में। तो इस केस में क्या ये दो तीनों संख्याएं है मेरी अलग अलग सेटिस्फाई कर रही है क्या? पहली संख्या एक्स स्क्वायर, मैं देखो इसको चेक करता हूँ। 21 का स्क्वायर करूंगा तो 441, बहुत बड़ी संख्या जाएगी। ये तो 85 है, तो ये हो नहीं सकती। 14 का स्क्वायर 196, ये भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। इसको चेक करो। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 6 का स्क्वायर होता है 36। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इसमें क्या कहा था? दोनों को ऐड करना है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 का 5 कैरी है 1, 4 3 7 और 1 8। ये आ जाएगा मेरा 85। बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब दो संख्या क्या है? 7 और 6 है। 7 और 6 दो संख्या आ गई। और इसमें क्या कहा था? एक्स वाई से बड़ा है, तो वाई बड़ा कौन सा हो गया? मेरा 7 बड़ा है 6 से, मतलब ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई। हमें पूछा था दोनों का अंतर, दोनों का अंतर निकाल लो। 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा उसमें भी 1 आया था, इसमें भी 1 आया, तो ऑप्शन नंबर 4 है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार बताओ। ध्यान से देखना, इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 34 छात्र थे। क्या थे? 34 छात्र थे, और इनका औसत भार कितना था? 46.5 था। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है? 34 छात्रों का 46.5 था। अब इसमें क्या हुआ? एक टीचर और ऐड हो गया। 34 प्लस टीचर ऐड हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक टीचर और ऐड हो गया। टीचर के ऐड हो जाने से क्या हुआ? इनके जो औसत में कितने का बढ़ा हुआ? 500 ग्राम की बढ़ोतरी हो गई। कितने की? 500 ग्राम की बढ़ोतरी हो गई। अब देखो 500 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है, 500 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है।
वो बढ़ोतरी कितने लोगों में हुई है? 500 ग्राम की जो बढ़ोतरी हुई है कितने लोगों में हुई है? 34 पहले थे और एक टीचर आ गया तो मेरे टोटल कितने हो गए? 35 लोग हो गए। ये जो 500 है वो 35 लोगों में बढ़ जाएगा, 35 लोगों में बंट जाएगा। 500 ग्राम है वो 35 लोगों का बढ़ा है। ये हमें सारे के सारे किलो में पूछा है। ये 500 ग्राम में आएगा। ग्राम को किलो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर मैं इसमें 1000 का भाग दे दूँ तो ये किलो में बन जाएंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऊपर वाली संख्या ग्राम में थी, मैंने इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिया। 500 को 1000 में काटूंगा तो 2 बार आएगा, और 35 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 17.5। कितना आएगा? 17.5। ये 17.5 क्यों आया है? क्योंकि टीचर के ऐड हो जाने से आया है। हमें टीचर की आयु निकालनी है। तो पहले कितना था इनका औसत? 46.5, और अब कितना और ऐड हो गया? 17.5। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो टीचर की आयु आ जाएगी। इनको जोड़ते हैं तो 5 5 10, 0 कैरिया 1, 7 और 7 14 का 4 कैरिया 1, 5 और 1 6, तो 64 kg आ गया। कितना आ गया? 64। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, 64 kg। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? 64 किलोग्राम। टीचर की आयु क्या है? 64 किलोग्राम। करना क्या है? सबसे पहले जो हमें दिया गया है 46.5 दिया था वो लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद टीचर की आयु एक बंदा जुड़ा है तो 34 पहले थे और एक 35 हो गई। 500 ग्राम बड़ा है ऐड हो जाने से, तो 500 ग्राम को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दिया। इसका चेक किया तो 17.5 बढ़ रहा था। इस 17.5 को पहले वाले में जोड़ दूंगा तो मेरा टीचर का आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरा कितना? 64 kg। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, और इसके हर और अंश में प्रत्येक में 1 घटाऊं तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? देखो क्या बोला है। मान लिया मेरी भिन्न है P/Q, ये मेरी भिन्न है। पहला केस क्या बोल रहा है कि अगर मैं इनमें 1 जोड़ूं ऊपर नीचे तो मेरी नई भिन्न क्या बन जाती है? 2/3 ये बन जाती है। और अगर मैं इन दोनों में से एक एक को कम करूं, एक एक को कम करूं तो क्या बन जाएगी? मेरी भिन्न है 1/2 हो जाती है। ये बता रखा है इसने। तो अब कैसे करेंगे इसको? अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करने लग गया तो मैं करता ही रह जाऊंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको ऑप्शन से चेक करना। किस प्रकार से? मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन में भिन्न क्या बता रही है? 2/5। पहले ऑप्शन में 2/5 भिन्न है। अगर ध्यान से देखो, अगर मेरा 2/5 होता, P का मान 2 और Q का मान 5 होता, ये मेरी भिन्न होती। मैं चेक करता हूँ पहले वाले में क्या करता हूँ, ऊपर नीचे में एक एक जोड़ के देखता हूँ। तो ऊपर नीचे क्या आया? ऊपर तो बना 3, नीचे क्या बना 6, और इसको सोल्व करने पे 1/2। जोड़ने पे तो 2/3 आना चाहिए था, क्या आया? क्या 2/3? ये तो 1/2 आया। मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन फिर चेक करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 3/5। इसमें मैं ऊपर नीचे एक एक जोड़ता हूँ तो ऊपर तो बन गया मेरा 4 और नीचे क्या बन गया? 6। इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा 3। 2 2 से काटूंगा तो 2/3। क्या जोड़ने पे 2/3 आ रहा था? क्या बिल्कुल आ रहा है। यह हो सकता है। दूसरी केस भी चेक करना है हमें। पहला केस तो सही है, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा केस भी करते हैं। भिन्न मेरी 3/5 थी, ऊपर भी 1 कम किया, नीचे भी 1 कम किया। ऊपर 1 कम करने पे तो बना 2, नीचे कम करने पे बना 4। इसको सोल्व किया तो 2 से काटूंगा तो 1/2। कम करने पे क्या 1/2 बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है। पहली वाली भी कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी वाली भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। 3/5 ही मेरी भिन्न है। ये मेरा आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों को मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। क्या दे रखा है? विमल और अरुण की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। उनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, इनकी आयु को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 था। इनको जोड़ा तो कितना है? 8। लेकिन इन्होंने कितना बता रखा है? 80। एक का मान कितना आ जाएगा? 10। 8 का मान 80 है तो एक का मान 10। विमल की मान कितना है? 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 30। और अरुण का कितना आ जाएगा? 50।
यानी विमल तो 30 साल का है और अरुण 50 साल का है। ये तो हमारी आज की आयु आ गई, लेकिन इसने क्या बताया 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब विमल आज 30 साल का है, 10 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, 40 का। ये अनुपात आज अरुण 50 का है, 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 60 का। इन दोनों का अनुपात पूछा था, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। 4 और 6 को मैं जब 2 2 से काटूंगा तो इधर तो बचेगा 2 और इधर बचेगा 3। इसको 2 से काटूंगा तो 2, इधर बचेगा 3, तो 2:3 मेरा नया अनुपात आ जाएगा। हमें नया अनुपात ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, 2:3। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उससे 20 मीटर दूर बिंदु से 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई बताओ। देखो क्या कहा क्या गया है, यह कहा गया है कि ये एक पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की चोटी से, ये चोटी हो गई, इस पेड़ की चोटी से एक नदी है, ये नदी है, एक किनारा यह है और दूसरा किनारा यह है। नदी के दूसरे किनारे पर चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है यहाँ तक 60 डिग्री दे रखा है। और क्या बताया है कि उससे 20 मीटर दूर, मतलब अगर मैं आगे और चलूँ 20 मीटर तो ये कोण कितना हो जाता है मेरा, ये कोण हो जाता है मेरा 30 डिग्री का। कितना हो जाता है, 30 डिग्री का, यही दे रखा है। यहाँ से यहाँ में 20 है, यह नदी की चौड़ाई है। हमें क्या बताना है, इस नदी की चौड़ाई बताना है, इसका मान बताना है हमें। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगर मैं पेड़ की ऊंचाई को h मान लूँ तो कैसे हम इस दूरी को निकालेंगे। पहले वाले में ये 60 डिग्री का था, अब आगे 30 डिग्री का हो गया, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक आसान सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड होता है। वो क्या होता है, ये दूरी होती है ना, ये दूरी, इसको निकालने का सूत्र होता है, वह क्या होता है, d = कोट a कोट b माइनस कोट a मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला होता है, d बराबर कोट b माइनस कोट a मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है, ये कोट b, देखो b का मान 30 है और a का मान कितना है, 60 है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो h का मान आएगा, और इस h से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, d का मान हमें कितना दे रखा है, 20। d का मान कितना दे रखा है, 20। ठीक है यहाँ तक, d का मान 20 है। कोट b का मान 30 डिग्री है, और कोट 30 डिग्री का मान होता है मेरा √3 माइनस कोट a का मान 60 डिग्री है, कोट 60 का मान होता है 1/√3 और मल्टीप्लाई हाइट। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 3 में से 1 कम करूंगा तो 2 और 2/√3। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इधर तो 20 है, इधर क्या बन जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई h, ये आ जाएगा। और मैं जब यहाँ से h का मान निकालूंगा तो कैसे आएगा, ये 2 इस 20 से कटेगा 10 बार, 2 का भाग 20 में दूंगा तो 10, और h का मान क्या आ जाएगा मेरा, h का मान आ जाएगा मेरा 10√3। ये मेरा h का मान आ गया 10√3। ठीक है, h का मान आ गया 10√3, यानी मेरी ये हाइट आ गई h। अब कैसे करेंगे आगे, ये तो हाइट आई है, हमें तो ये दूरी निकालनी है। तो देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये 30 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ये 60 का है तो ये 30 का होगा। हमें एक अनुपात पता होता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा, √3, और 90 डिग्री के सामने वाली का 2। यह अनुपात होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो यहाँ पे आप सीखते हो कि 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 है। हमें इस 1 का मान निकालना है, तो ध्यान से देखना, √3 का मान कितना दे रखा है, √3 का मान हमने कितना निकाला है, हाइट का मान आया 10√3। √3 का मान 10√3 है। अगर मैं 1 का मान निकालूंगा, 1 का मान निकालूंगा तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे 1 का मान ही निकालना है, तो 1 का मान कितना आ गया, 10 मीटर। ये मेरा आंसर आ जाएगा 10 मीटर।
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 10 मीटर। या जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैंने ये किया है। ठीक है, 10 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण 3⁻1/9, 3 की घात है 1/9 मल्टीप्लाई 3 की घात है 2/9 मल्टीप्लाई 3 की घात है 3/9 बराबर 9 की घात है x, और हमें इसी x का मान बताना है। ये दे रखा है। ठीक है यहाँ तक। अब आपको एक बात पता होगी कि जब भी आधार समान हो, इनका आधार देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जब भी आधार समान हो और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनकी घात जुड़ जाती है। इनका आधार कितना है? 3 है। अब इनकी तीनों का आधार क्या है? समान है, तो इनकी घात जुड़ जाएगी। तो पहले वाले की घात क्या है? 1/9, 1/9 प्लस दूसरे की घात क्या है? 2/9 प्लस तीसरे की घात क्या है? 3/9। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और बराबर में क्या दे रखा था? बराबर में 9 की घात x दे रखा था। 9 को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? 3 की घात 2, 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और ये x इसके मल्टीप्लाई में था तो x मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है। अब ये घात 3 है, यहाँ पे बेस 3 था तो मैंने 3 ही रख दिया। इनकी घातों को मैं क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ, सरल कर लेता हूँ। जब भी तीनों में बेस समान हो, तीनों में नीचे क्या 9 9 है, तो ऊपर वाली को जोड़ देते हैं। तो क्या होता है? 3 को 2 में जोड़ा 5 और 1 जोड़ा 6, तो क्या आ गया? 6/9। और इधर क्या आ गया? 3 की पावर 2/x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 3 की पावर 2x आ गया, और इधर आ गया 3 की घात 6/9। अब जब भी दो संख्या बराबर में हो और उनका बेस समान हो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इनकी घात भी बराबर हो जाती है। तो इनकी घात बराबर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर क्या आ जाएगा? 6/9। ये आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा? 6/9। जब भी बराबर में संख्या हो और इनका बेस समान हो, इसका बेस 3 है, इसका भी 3 है, दोनों समान हो, तो इनकी घात बराबर हो जाती है। ये मैंने बराबर कर दी। मुझे केवल x का मान निकालना था, तो इसको सोल्व करूंगा तो 2 को 6 से काटूंगा तो कितना आएगा? 3/9। 2 को 6 से काटा 3, नीचे 9 है। अब 3/9 है, 3 को 3 से इससे काटूंगा तो ऊपर तो 1 और नीचे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। x का मान क्या आ गया? 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, 1/3। ठीक है, यहाँ तक 1/3 मेरा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यानी क्या कहता है कि 3 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? ये पूछा है। देखो, ये 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की। ठीक है। ए और बी की औसत आयु क्या दे रखी है? ए और बी। अगर मैं इनकी औसत आयु कैसे निकालते हैं? ए और बी का जोड़ डिवाइड, 2 बंदे हैं तो 2 का डिवाइड करूंगा तो कितनी दे रखी है? 18। ये दे रखी है। अगर मैं इन दोनों की आयु निकालूं तो ए और बी का जोड़ कितना आ जाएगा? इस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। दोनों का मतलब आयु का योग 36 आ गया। ये 3 साल पहले का है। अब एक बात बताओ, दोनों का जोड़ 3 साल पहले 36 था, अब दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? आज का वर्तमान का निकालूं तो ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब 6 साल जुड़ जाएगा। मतलब नया क्या है? आज का वर्तमान। ये दोनों 42 साल के हैं, दोनों के जोड़ कितना है? 42 है। 36 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो आज का आ जाएगा 42। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये आज का दोनों का आ गया 42। और क्या दे रखा है? सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब क्या कहा है कि ए, बी और ये सी, इन तीनों का मैं औसत निकालूं तो औसत कितना दे रखा है? 22 वर्ष। ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इसका मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? 22 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 66 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी आज 42 साल के हैं और तीनों कितने के हैं? 66 साल के। तीनों का जोड़ 66 है, 2 का जोड़ 42 है। तो बताओ सी का मान कितने का हो जाएगा? मैं 66 में से 42 को कम कर दूंगा तो ये सी का मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 24 साल आ जाएगा।
सी का मान कितना आ जाएगा 24। हमें क्या पूछा था, सी की वर्तमान आयु ही बतानी थी, तो सी की वर्तमान आयु क्या आ गई 24 वर्ष। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे करना क्या था, 3 साल पहले इनका एवरेज दे रखा था, औसत दे रखा था, मैंने इन 3 साल पहले की औसत निकाल ली, आयु निकाल ली। ये औसत दे रखा था, ये आयु निकल गई 36। 3 साल के बाद दोनों में 3 और बढ़ गया, मतलब आज दोनों 42 साल के हैं, दोनों का जोड़ 42 है। यहाँ पे तीनों का जोड़ कितना था 66 आ गया, 22 औसत था तो 66 निकाल लिया। जब 3 बंदे हो तो 3 का भाग देते हैं, 2 बंदे हो तो 2 का भाग देते हैं, जितने बंदे हो औसत निकालने में हम नीचे उतना ही भाग देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम की आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है। 10 वर्ष के बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था तो राम की आयु क्या है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बताया, विमल का 8वां जन्मदिन, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले था, यानी विमल 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा, विमल आज कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा क्या, विमल आज 10 साल का हो गया। इससे पहले वाली लाइन में क्या बताया है कि 10 वर्ष के बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। विमल आज 10 साल का है, 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा, ये 20 साल का, 10 साल के बाद में 20 साल का हो जाएगा। और जो राम के पिता की आयु है वो विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब राम के पिता है, राम के पिता, उनकी आयु 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना होता है 40। यानी राम के पिता ये 10 साल के बाद आया है, 10 साल के बाद आया है। राम के पिता की 10 साल के बाद कितने हैं 40। आज का बताओ, राम के पिता आज कितने साल के होंगे, ये तो 10 साल बाद 40 के हैं, तो आज वो 30 साल के होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, राम का पिता 10 साल के बाद 40 साल का है, आज कितने का है 30 साल का है। और क्या कहा था, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। राम की आयु है वो पिता की आयु का, पिता की आयु कितनी है 30, इसका 6वां भाग है, ये दे रखा था। और हमें राम की आयु ही निकालनी थी, तो राम की आयु क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30 में 6 का भाग दूंगा तो 5 आएगा। राम कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। अगर हमें राम के पिता की आयु पूछते तो 30 साल, राम की आयु पूछिए तो राम का आ गया कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन में 5 है ही नहीं, मतलब ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, चले यहाँ तक समझ में आया होगा। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है तो परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। इसमें क्या कहा है कि कोई भी परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट गए थे निश्चित संख्या में, उसमें से 80% तो अंग्रेजी में पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए और 75% दोनों विषयों में पास हो गए। और हमें दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं उनकी संख्या दे रखी है 40। ठीक है, हमें पूछा है कि टोटल कितने लड़के थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ पे देखो, ये तो प्रतिशत में है तीनों संख्या, और ये संख्या में दे रखा है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है, वह क्या होता है, ध्यान से देखना, 100 माइनस अनुत्तीर्ण, क्योंकि तीनों अनुत्तीर्ण है तो यहाँ पे 100 माइनस अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर पहले में उत्तीर्ण प्लस दूसरे में उत्तीर्ण माइनस दोनों में उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण, यह फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे अनुत्तीर्ण देते तो यहाँ पे उत्तीर्ण आ जाता, 100 माइनस उत्तीर्ण, पहले में अनुत्तीर्ण दूसरे में अनुत्तीर्ण और दोनों में उत्तीर्ण। लेकिन यहाँ पे दोनों में उत्तीर्ण दे रखे, दोनों में पास है, मतलब पहले में पास, दूसरे में पास और दोनों में पास। जो दोनों में पास है उनको कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। कैसे आ जाएगा, ये तो 100 है, अनुत्तीर्ण को मैं फेल एफ से लिख देता हूँ ताकि बड़ा ना लिखना पड़े। फेल है दोनों विषयों में, यहाँ पे दोनों वाला का निकालते हैं। देखो, पहले वाले में पास, दूसरे वाले में पास और दोनों में पास, और यहाँ क्या आता है, दोनों में फेल। पहले वाले में कितने पास हो रहे थे 80%, दूसरे में कितने पास हो रहे थे 85% दूसरी सब्जेक्ट में, और दोनों में कितने पास हो रहे थे 75। यहाँ से मैं निकालूंगा, सोल्व करूंगा तो 85 में से 75 गए 10, और 80 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया 90। 100 माइनस फेल वाले, दोनों में फेल वाले का मान कितना आ गया 90। तो टोटल फेल वाले का मान सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा
10%। इस 90 को इधर 100 में से कम करूंगा और ये f है उधर जाएगा तो f का मान कितना जाएगा 10%। ये f क्या है, दोनों में जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत आया 10%। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है जो फेल है उनका संख्या दे रखी थी 40, यानी 10% का मान हमें कितना दे रखा है 40। हमें 100% का मान निकालना है तो 100% का मान क्या आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 का कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी टोटल जो स्टूडेंट थे वो 400 लोग थे। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तरीका क्या है, तरीका एक बार ध्यान से देख लेना। पहली वाली में पास, दूसरी वाली में पास और दोनों में पास, और इधर निकलता है दोनों में फेल। अगर यहाँ पे फेल का देते तो पहली वाली में फेल, दूसरी में फेल और दोनों में फेल, इधर पास का निकल जाता, संख्या चेंज हो जाती। तरीका यही है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिकतम है। अधिकतम का मतलब होता है इफिशियंट है, मतलब 60% ज़्यादा काम कर सकता है बी ए से। बी इसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ये टाइम एंड वर्क का है और इसको मैं रेशियो से करूँगा। ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का क्या दे रखा है कि बी ए से 60% अधिकतम है, यानी ए अगर 100 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 160। ये इफिशियंसी का है। यदि ए 100 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 160, क्योंकि बी ए से अधिकतम है 60%, ये दे रखा था। अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ तो छोटा कर देता हूँ मैं इनको, तो इफिशियंसी का नया रेशियो क्या आ जाएगा, इनको मैं 2 से और काटूंगा तो इधर आ जाएगा 5 और इधर क्या आ जाएगा 8। ये मेरा इफिशियंसी का रेशियो आ गया 5:8। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, ए 12 दिन में कर रहा है। अगर इफिशियंसी का रेशियो 5:8 है तो दिन का रेशियो हमेशा इनका उल्टा होता है। दिन का रेशियो क्या आ जाएगा 8:5। दिन का रेशियो क्या होता है, इनका उल्टा होता है। ठीक है, दिन का रेशियो आ गया 8:5। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 5 और बी कितना कर रहा है 8, और ये दिन ले रहे हैं 8 और 5, ये दिन का आ गया। लेकिन हमें कितना दिन दे रखा है, ए का दिन दे रखा है 12, यहाँ तो 8 दिन दे रखा है, यानी 8 का मान कितना दे रखा है 12। हमें इस 5 वाले का मान निकालना है। 8 का मान 12 है, 1 का मान निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा 12/8, और 5 का मान निकालना है तो 5 का कैसे निकालूंगा 12/8 मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं 4 से काटता हूँ तो ऊपर तो 3 बार कटा और नीचे 2 बार। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 15 में 2 का भाग दूंगा तो 17.5। तो ऑप्शन मेरा 4 करेक्ट हो जाएगा 17.5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, 17.5 नहीं सॉरी 7.5। 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो 7.5 मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में भर देंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक नल ए था वो उसे 45 घंटे में भर रहा है, और एक नल बी है वो उसे कितने घंटे में 30 घंटे में भर रहा है। हमें पूछा है कि दोनों मिलके कितने घंटे में भर देंगे, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम निकलेगा वो हमारा टोटल काम होता है। इनका दोनों का एलसीएम निकलेगा 90 निकल गया। ये 90 मेरा टोटल काम होता है, टोटल काम, इसको हम टोटल काम मानते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टंकी के अर्थ में इसको देखें तो टोटल टंकी की क्षमता यही है। अब मैं इनकी इफिशियंसी निकालता हूँ। 45 का 90 में भाग दूंगा तो 2 बार, और 30 का भाग दूंगा तो 3 बार। कितना आ गया 3। ए की इफिशियंसी कितने है 2, बी की कितनी आ गई 3। ये इफिशियंसी आ गई इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है कि ए 1 घंटे में 2 लीटर डालता है तो बी 1 घंटे में 3 लीटर डालता है। ये इफिशियंसी आ गई। दोनों साथ मिलके कितना डालेंगे 1 घंटे में 2 और 3 5। 1 घंटे में कितना डालेंगे 5, लेकिन इनको डालना कितना 90, टोटल वर्क 90। 1 घंटे में 5 डाल रहे हैं, 90 डालना है तो कितने घंटे लगेंगे। 90 में मैं 5 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18 घंटे लगेंगे उनको। ऑप्शन नंबर मेरा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा 18 घंटे। दोनों को मिलके 18 घंटे लगने हैं। अकेला तो 45 लग रहा था, बी को 30 लग रहा था, और दोनों को 18 घंटे लगेंगे, यही हमें निकालना था। करना क्या था, पहले एलसीएम लेके कुल काम निकाला, फिर इफिशियंसी निकाली। इफिशियंसी 2 और 3 आई, दोनों को जोड़ा 5 आया।
टोटल वर्क में 5 का भाग दे देंगे तो 18 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए। ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो 45 किलोमीटर, ये स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर को कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। टाइम कितना दे रखा है, 6। ये मेरी स्पीड है, स्पीड तो इसकी 45 दे रखी थी और टाइम दे रखा था 6 घंटे में। अब उसे 5 घंटे में पूरी करनी है। मतलब नया टाइम क्या है, 5 घंटे में। यानी पहले वह अगर 6 घंटे में पूरा कर रहा था, अब उसे कितने घंटे में पूरा करना है, 5 घंटे में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जो अगर मेरी यहाँ पे देखो दूरी तो वही है, दूरी तो कोई चेंज नहीं हुई। पहले क्या कर रहा था, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था और 6 घंटे में पूरा कर रहा। अब 5 घंटे में पूरा करना, दूरी तो वही है, दूरी चेंज नहीं हो रही। जब भी मेरी दूरी समान हो तो जो टाइम का अनुपात है वो ही मेरा स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये स्पीड का अनुपात है, ये मेरा टाइम का अनुपात था, ये मेरा स्पीड का अनुपात है। यानी स्पीड में क्या हो जाएगा, पहले वाले की 5 है तो दूसरे वाले की 6 हो जाएगी। टाइम का उल्टा हो जाएगा स्पीड में। अब ध्यान से देखो, पहले ही इसने क्या दे रखा था, 45 किलोमीटर, यानी पहली वाली स्पीड कितनी है, 45 दे रखी है। यहाँ पे पहली वाली मेरी कितनी है, ये 5, यानी 5 का मान हमें 45 दे रखा है। हमें तो 6 का मान निकालना है। 5 का मान 45 है, 1 का मान कितना आ जाएगा, 9, और 6 का मान कितना आ जाएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 954 आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। उसकी औसत चाल क्या है। हमें यह कह रहा है कि एक मनुष्य घर से दफ्तर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से होम है, यहाँ पे दफ्तर है, यहाँ जा रहा है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तो जा रहा है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इनकी क्या दूरी चेंज हुई है, क्या दूरी समान है। जब भी दूरी समान हो तो इसका औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है, ये 2 बार है, इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई पहली वाली चाल गुणा दूसरी वाली चाल और दोनों का जोड़ नीचे, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे 2। ए का मान पहले कितना था, 4, बाद में कितना था, 16, और दोनों का जोड़ किया 16 और 4 कितने आ गए, 20। इसको सोल्व करेंगे, 2 को इस 2 से काटेंगे तो नीचे तो बचा 10 और ऊपर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 में जब मैं 10 का भाग दूंगा तो 6.4 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्गाकार मैदान है इस तरीके से, और एक व्यक्ति यहाँ से चालू करता है, स्टार्ट दौड़ना शुरू करता है, और वो क्या करता है, इसके विकर्ण को, ये विकर्ण है, इस विकर्ण को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 सेकंड में पार करता है। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। हमें अगर इसकी विकर्ण पता होगी तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। यह फॉर्मूला आपको पता होगा। चाल हमें दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है, दूरी निकल जाएगी, मतलब ये विकर्ण निकल जाएगा। तो दूरी कैसे निकल जाएगी, जो विकर्ण है इसकी दूरी कैसे निकल जाएगी। चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हमें टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इस टाइम को भी, जो चाल है इसको भी मैं सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, और टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकंड। 6 को 3 से गुणा किया तो 18, और 18 से 18 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ गई मेरी, 5। ये विकर्ण की लंबाई आ गई मेरी 5। आपको पता है एरिया क्या होता है, इसका एरिया वर्ग का, जब हमें विकर्ण दे रखी हो तो एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये होता है, विकर्ण कितनी आई है मेरी 5, 5 का स्क्वायर आता है 25, और 25 का 2 में भाग दूंगा, मतलब 25 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25 का आधा होता है 12.5। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, 12.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। विकर्ण की वैल्यू निकाली और हमने एरिया निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज
मूलधन का 1/5 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो साधारण ब्याज है SI है वो मूलधन प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल का 1/5 है और टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष। ठीक है, और ब्याज की दर हमें निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। SI का मान 1 है, SI का मान कितना है, अगर P का मान मैं यहाँ पे 5 मानूँ, P का मान 5 मानूँ तो SI का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। अगर मैं P की जगह 5 रखूँगा तो SI का मान 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, SI की जगह 1, P की जगह 5, R का मान मुझे निकालना है और T का मान कितना दे रखा है 4 और डिवाइड बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को 4 से गुणा करने पे आया 20, 20 को जब मैं 100 से काटूंगा तो नीचे कितना जाएगा 5, 5 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो R का मान कितना आ जाएगा 5%। यही मेरा आंसर है, R का मान कितना आ गया 5% आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा 2 करेक्ट हो जाएगा 5%। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन है वो 3840 हो जाता है, मतलब 3840, तथा 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 4096। इसका मतलब क्या है कि एक पी राशि थी, 2 साल के बाद वो कितनी होगी 3840 और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 4096, ये हो जाती है। तो यहाँ पे तो एक ही साल का फ़र्क आया, एक साल में ये इतना ब्याज बन गया, 3840 से 4096 आ गया। तो कितना ब्याज बना है, तो ब्याज में यहाँ से देखो तो कितना बना है, 6, 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 8 गया, तो 256 ब्याज बना है। ये 256 ब्याज किस पे से बना है, 3840 पे बना है और मल्टीप्लाई 100, ये मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी। इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करूँगा सोल्व, मैं इसको 16 से काट देता हूँ, तो 16 को इससे काटूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 16 एकम 16, 9 बचा, 9 छिके 96, 16 छिका 96, तो ऊपर तो बचा 16, नीचे काटूंगा तो 2, 16 दूनी 32, फिर कितना बच गया 6 4 64, 16 चौको 64 और ये 240 बार बचा। नीचे तो 240, ऊपर आया 16 और मैं काटता हूँ, ये 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से काटता हूँ, ऊपर तो आएगा मेरा 2, ऊपर तो कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16 और नीचे आएगा 3 और यहाँ पे कितना जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 10, क्या जाएगा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा 20 और नीचे क्या है 3, 20/3 का एकदम सरल रूप क्या है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3। इसका जब मैं 3 का 20 में भाग दूंगा तो 6 सही 2/3 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। आपको वैल्यू काटनी है, एक बार समझने के बाद आपको काटना आना चाहिए, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक गोलाकार खेत है, ठीक है, गोलाकार खेत है और एक व्यक्ति यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करता है और उसने कितने चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए और दूरी कितनी तय की 4.40। हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर पता होनी चाहिए तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जो इसके चक्कर लगा रहा है इसकी दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है 2πr/n, 2πr/n। n चक्कर होते हैं, r त्रिज्या होती है और दूरी इसने कितने लगाई है 4.40 की, तो 4.40 ये किलोमीटर में लगाई है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितने आ जाएगी, मीटर में करूँगा तो इतनी आ जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 है, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान मुझे निकालना है, एन इसने कितने चक्कर लगाए 10। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, जब ये 7 इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब मुझे क्या करना था, इसका एरिया निकालना था। आर का मान आ चुका है, एरिया कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू को पुट करूंगा। इसमें वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 70 और इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दिया। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 154 आ जाएगा।
और 2 जीरो बचेगा 54 आ जाएगा, और 1 जीरो बचेगा तो ये आ जाएगा 1 जीरो, और 1 जीरो इधर वाला भी है तो ये 1 जीरो इधर, इतना आ जाएगा। ये किस में आया है? मीटर में आया है, लेकिन मेरा ऑप्शन क्या है? हेक्टर में है। अब हेक्टर और मीटर का क्या संबंध होता है? 1 हेक्टर में कितने मीटर होते हैं? 10,000 मीटर होते हैं। इसका मतलब इसे हेक्टर में निकालना है तो 4 संख्या के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 1.54 मेरा आंसर आ जाएगा हेक्टर में, 1.54। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 1.54। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्गाकार आकृति की भुजा बतानी। इसका मतलब क्या है कि पहले एक वृत्त था, यह वृत्त था, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इसको काट कर, अब जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये एक इस तरीके से बन जाएगा सीधी, और इसको काट कर मैंने इस तरीके से बना दिया, वर्ग बना दिया। वृत्त से मैंने वर्ग बना दिया। हमें पूछा है इसकी भुजा क्या है। अब एक बात बताओ, क्या इसकी लंबाई कम हुई क्या काटने पे? इसका मतलब इनकी परिधि समान है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वर्ग की परिधि होती है 4a। अगर मेरी इसकी भुजा a है तो 4a। मुझे a का मान निकालना है। कैसे निकालूंगा? 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दे रखा है? 42, तो मैं 42 रख देता हूँ। और यहाँ पे कितना है? 4, और ये a। जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले मैं इसको काटूंगा। 7 को 42 से काटूंगा तो 6 बार आएगा। इसको 2 से काटूंगा तो 3 आएगा, और इधर 2 से काटूंगा तो 2। ये 2 से 2 कैंसिल। ये क्या आ गया? 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा मेरा? 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मैंने आज जितने पटवार के 2016 के प्री में पूछे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आज सारे कवर किए हैं। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने खुद भी सॉल्व किए होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी दोस्त हैं पटवार का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें ये शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पटवार के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।